हाय गाइस। सो आपको जैसे पता है अब हम लोग पांचवा लेक्चर के ऊपर आ चुके हैं। मे भी आपने चार लेक्चर देखे होंगे। तो चार लेक्चर देखने के बाद ये पांचवा लेक्चर निकल के आता है, तो इसको पहले देखने से पहले वो चार लेक्चर देख लेना। नहीं तो 167 आज पढ़ने जा रहे हैं। तो 167 पढ़ने के लिए देखो, हम कुछ बताना चाहते हैं, वो आप ध्यान से सुनो। बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको 167 समझना है, जो कि हम आज के सेशन में समझने वाले हैं, तो इससे इसको समझना है अगर, तो सेक्शन नंबर 164 भी पता होना चाहिए। और 164 क्या होता है क्या नहीं होता, उसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन के आता है, वो सब ऑलरेडी कवर हो गया है। पुराने लेक्चर अगर आप देखोगे तो वहां पे हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करके रखा है। ठीक है, तो 164 हो गया, सब कुछ हो गया। 167 आज पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लीज, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा, डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हो, तो प्लीज मत आओ। पहले पुराना लेक्चर देखो, उसके बाद फिर यहाँ पे आओ, ताकि आपको समझ में आए कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम पढ़ाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर फायदा नहीं है। ठीक है, तो प्लीज व्यू द प्रीवियस लेक्चर, देन फॉल टू दिस लेक्चर। ओके, ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्शन नंबर 167, विच इज वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। इसमें हो क्या रहा है, बोल रहा है कि ये कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन है क्या। पहले इसके ऊपर एक बैकग्राउंड दिखाते हैं हम आपको समझाने के लिए। बैकग्राउंड है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है XYZ। ये एक कंपनी निकल के आता है। इस कंपनी के अंदर आप क्या है, डायरेक्टर है। मान के चलिए आपका नाम क्या है, तन्मय। तन्मय है एक डायरेक्टर। तो ऐसे ये इस ऑफिस के अंदर इसका कोई ना कोई एक पोजीशन तो होगा ही, तो ये एक पोजीशन को भी होल्ड करके बैठा हुआ है। कौन सा पोजीशन, डायरेक्टर। ही इज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इन दिस कंपनी, कंपनी XYZ। इस कंपनी के अंदर ये डायरेक्टर का पोजीशन को होल्ड करके बैठा हुआ है। तो कुछ कुछ ऐसे मतलब फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको अगर ये अट्रैक्ट कर जाए तन्मय, तो इसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा। इसको अपना डायरेक्टर का जो पोजीशन है उसको छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो ये कौन से फैक्टर्स हैं जिसको अगर तन्मय अट्रैक्ट कर जाता है तो इसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। यानी इसको कंपनी XYZ के अंदर जो इसने डायरेक्टर की पोजीशन को एग्जिबिट किया हुआ है, उस पोजीशन को छोड़ करके इसको दूसरी कंपनी के अंदर जाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे कौन से फैक्टर्स है वो आपको पता कहाँ चलेगा, सेक्शन नंबर 167 के अंदर। 167 आपको बताता है कि इनमें से कोई भी पॉइंट अगर अट्रैक्ट कर गया, चाहे पहला चाहे दूसरा चाहे तीसरा चाहे चौथा, इनमें से कोई भी पॉइंट्स अगर अट्रैक्ट कर गया, आपको ये कंपनी, आपकी ऑफिस जो भी निकल के आता है, आपका ऑफिस, आपको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार सेक्शन को देखते हैं ताकि ज्यादा क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो इसको पहले मिटा लेते हैं जल्दी से। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है ऑफिस ऑफ ए डायरेक्टर, ऑफिस ऑफ ए डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट। वैकेंट का क्या मतलब होता है, आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। शैल लिखा हुआ है, शैल मतलब बताए थे ना, शैल। शैल का मतलब क्या होता है, तो शैल मतलब होता है कंपलसरी, आपको बताए थे हम। शैल मतलब क्या होता है, कंपलसरी। तो अगर ये पॉइंट्स अट्रैक्ट हो गए तो आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। अपना जो भी ऑफिस है, जिस भी कंपनी के ऑफिस के अंदर आप डायरेक्टर का पोजीशन पकड़ के बैठे हो, उस पोजीशन को आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा है ही मतलब डायरेक्टर खुद, अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करता है अंडर सेक्शन नंबर 164। यानी कि आपको हम सेक्शन नंबर 164 पढ़ाए थे, तो सेक्शन वन में 164 में वो हमें क्या बताता है, 164 हमें बताता है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप अट्रैक्ट कर जाते हो तो आपको अपना ऑफिस सॉरी, अगर आप पॉइंट्स अट्रैक्ट कर जाते हो तो यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। सेक्शन 164 हमें बताता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। डिस्क्वालिफिकेशन इसके बारे में बताता है, ये हमने पढ़ा था। इसमें क्या क्या पॉइंट्स था, अगर आप एक अनसाउंड माइंड के हैं, आप कन्विक्टेड बाय द कोर्ट हैं, आपने अप्लाई किया है टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट बट योर एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग, तो वो सारा का सारा पॉइंट्स 164 में हम लोग कवर कर लिए थे। तो वो पॉइंट्स अगर आप अट्रैक्ट कर जाते हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं, आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो 164 में तो ये पता चला कि आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, लेकिन आपको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है 167। ये क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है अगर 164 वाला कोई भी पॉइंट आपके ऊपर अट्रैक्ट कर गया, आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार हम आपको 164 दिखाएं क्या।
वेट अ सेकेंड, देखिए। ओके, ये थोड़ा और पीछे होगा। 164, देखिए 164 यहाँ है ना, लिखा था ना, ये कौन कौन से पॉइंट्स थे? अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यू हैव अप्लाइड टू बी कोर्ट एडेड। तो ये सारा का सारा पॉइंट्स अगर आपको अट्रैक्ट होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। वैकेट दी ऑफिस, आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा अगर ये सारा पॉइंट्स अट्रैक्ट होता है। आप कन्विक्टेड बाय द कोर्ट हो जाते हैं, आपको एक ऑर्डर पास किया जाता है कोर्ट के तहत आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, आपने कॉल मनी पेमेंट नहीं किया, तो ये सारा का सारा पॉइंट्स अगर अट्रैक्ट होता है तो आप डिस्क्वालीफाइड है। पहला बात तो एज पर 164, दूसरा बात ऑफिस छोड़ना पड़ेगा एज पर 167। ये बात ध्यान दो, वही चीज समझाया गया है, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे सेम, ठीक है। तो अगर 164 का कोई भी पॉइंट्स अट्रैक्ट हो गया, आप डिस्क्वालीफाइड है, और डिस्क्वालिफिकेशन के साथ साथ यू नीड टू वैकेट, आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा एज पर 167। मोर स्पेसिफिक 167(1), आपको 167(1) के अनुसार अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यू आर डिस्क्वालिफाइड अंडर 164। 164 में बहुत सारा पॉइंट्स है, कोई भी पॉइंट के तहत अगर आप डिस्क्वालिफाइड हैं टू बिकम अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी, यू नीड टू वैकेट द ऑफिस ऑल्सो एज पर सेक्शन नंबर 167। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल बहुत आता है कि कौन से ऑफिस को छोड़ना है, जिस ऑफिस के अंदर हम डिस्क्वालिफाइड हैं, या बाकी अगर किसी और भी कंपनी के अंदर हम डायरेक्टर बने हुए हैं तो वो भी ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, या फिर जिस कंपनी के अंदर हम अभी डायरेक्टर होल्ड किए हुए हैं उस कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। इसके ऊपर हम एक चार्ट बता देंगे, वो आपको हम लिखवा देंगे आगे, उससे क्लैरिटी हो जाएगा। फिलहाल इतना समझिए, ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। यू नीड टू वैकेट द ऑफिस। वाई? बिकॉज दिस सेक्शन इज अट्रैक्टेड 164। 164 जहां लगा, तो बेसिकली बोला जाए की पॉइंट्स में आप ये याद रख सकते हो, 164 अगर लगेगा तो 167 भी लगेगा। 164 में हमने क्या पढ़ा? डिस्क्वालिफिकेशन। 167 में क्या पढ़ा? वैकेट दी ऑफिस। ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, कौन सी कंपनी के अंदर छोड़ना पड़ेगा, कौन सी नई कंपनी के अंदर छोड़ना पड़ेगा, वो सब आगे बताएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, ये काटा हुआ नहीं है, वो ऐसा प्रेजेंटेशन हम बता रहे हैं, ठीक है ना। लिखा है, इफ ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ बीओडी, अगर आप बोर्ड की होने वाली जो भी मीटिंग्स निकल के आती है उसमें कोई भी अटेंड नहीं करते हो, कब तक? 12 months with or without seeking leave or absence of the board। यानी कि, एक मिनट मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। मे बी आपने यहाँ से ऑफिस छोड़ा, देखिए बी पॉइंट के लिए हम क्लैरिटी आपको दे रहे हैं कि यहाँ पे आपने, ये एक चार्ट टाइमलाइन बनाते हैं हम लोग एक बार। बोलना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने ऑफिस को लीव किया, यहाँ पे ऑफिस आपने लीव किया, मे बी आपने कंसेंट लिया होगा, या मे बी, ठीक है, तो या तो आपने कंसेंट नहीं लिया होगा, लेकिन आप ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं, और ये जो पीरियड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पीरियड है 12 मंथ्स का। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को छोड़ा है, 1 अप्रैल 19, और यहाँ पे 31 मार्च 20, तो ये 12 महीने बीत गए ना, आपने यहाँ पे ऑफिस को छोड़ा, और यहाँ पे मान के चलिए एक, दो, यहाँ पे दो बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट कराए गए, मान के चलिए यहाँ पे ऑरेंज से मैं मार्क कर रहा हूँ, पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पे आपका दो बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट कराया गया, ये हो गया बोर्ड मीटिंग 1, ये हो गया बोर्ड मीटिंग 2। ये 12 महीने के अंतराल में हमने दो बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट कराए, और ये जो आप हैं एज अ डायरेक्टर, आपका नाम क्या है? तन्मय। तन्मय एक डायरेक्टर बना हुआ है किसी कंपनी के अंदर, कौन सी कंपनी है? XYZ लिमिटेड, इसके अंदर वो डायरेक्टर है, और वो कंसेंट लिया चाहे नहीं लिया, लेकिन चला गया कंपनी से, लीव ले लिया थोड़ा दिन के लिए, और 12 महीने हो गए। इस 12 महीने में दो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कराया गया, और इस दोनों बोर्ड मीटिंग को तन्मय ने अटेंड नहीं किया। तो उसको, और जब वो यहाँ पे आया, मान के चलिए वो यहाँ आया, अब आया वो वापिस, बोला अब मैं बोर्ड मीटिंग अटेंड करूंगा, तो हमने क्या बोला? आप जाओ यहाँ से, एज पर 167 यू नीड टू वैकेट द ऑफिस, आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। क्यों ऑफिस छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि ये दो बोर्ड मीटिंग को आपने अटेंड नहीं किया। तन्मय जो निकल के आता है वो पहले तो ऑफिस छोड़ दिया, सेकंड बात क्या बोले कि 12 महीने को चेक करना है। 12 महीने क्या 8 महीने चेक करना है? नहीं। क्या 9 महीने चेक करना है? नहीं। 10 चेक करना है? नहीं। 11 चेक करना है? नहीं। हमने बोला 12, आपको 12 महीना चेक करना है। कि जब डायरेक्टर रिजाइन मतलब लीव किया ऑफिस को,
छोड़ा, कहीं बाहर गया, मे भी कोई काम आ गया, किसी काम के लिए वो बाहर चला गया, चाहे उसने कंसेंट लिया हो चाहे नहीं लिया हो, फर्क नहीं पड़ता। 12 महीने में कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया, जो भी बोर्ड मीटिंग हुआ, मे भी मान लो हमारे केस के मतलब हमारे एग्जाम्पल के अनुसार हमने 2 ही बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कराया, उस दोनों बोर्ड मीटिंग को अटेंड नहीं किया, ठीक है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, यू नीड टू वैकेट द ऑफिस। सिंपल बात ये निकल के आता है कि अगर आप 12 महीने में 12 महीने के दौरान कोई भी बोर्ड मीटिंग हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 15 हुआ, 10 हुआ, 2 हुआ, जितना भी हुआ, उन बोर्ड मीटिंग्स को अगर आपने अटेंड नहीं किया, जो भी उस 12 महीने में निकल के आते हैं, तो उस केस में आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, ये बात बोल रहे हैं, सेक्शन 167 अट्रैक्ट हो जाएगा, यू नीड टू वैकेट द ऑफिस, ये समझाया गया, ठीक है। और वापस से आते हैं बैक, एक बार इसको क्लीन भी कर लेते हैं जल्दी से। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है हर एक सेक्शन का, सब कुछ क्लीन करते हैं हम लोग। हम की पॉइंट्स आपको सारा यहीं लिख देंगे, तो आपको कुछ कॉपी वॉपी नहीं करना है, ठीक है ना, आप डायरेक्ट देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आप ही ही किसके लिए लगाया गया, ही लगाया गया डायरेक्टर के लिए, कि डायरेक्टर ने खुद को एब्सेंट कर लिया फ्रॉम ऑल द बोर्ड मीटिंग्स, जो भी हुआ 12 महीना, चाहे उसने लिया हो चाहे नहीं लिया हो, एब्सेंस का लीव, यानी कि बोर्ड से आपने बोर्ड से क्या लेते हैं, परमिशन, तो अगर आपने परमिशन लिया चाहे नहीं लिया, और 12 महीने में जो भी बोर्ड मीटिंग हुआ उस एक भी बोर्ड मीटिंग को आपने अटेंड नहीं किया, इसलिए यू नीड टू वैकेट द ऑफिस एज पर 167, ठीक है। 2 पॉइंट्स कवर हो गया। पहला पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, 164 वाला कोई भी प्रोविजन अट्रैक्ट हो गया, यानी कि अगर आप डिसक्वालीफाइड हो गए, चाहे आप अनसाउंड माइंड के हैं, चाहे मोरल टर्पिट्यूड है, चाहे कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, उन सभी पॉइंट्स के अंदर 164 अगर अट्रैक्ट हुआ, अगर आप डिसक्वालीफाइड हुए, तो आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा एज पर 167, ये तो पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट, आप बाहर गए किसी काम के लिए, मेडिकल, लीगल, किसी भी काम के लिए गए, और 12 महीने के दौरान जो भी बोर्ड मीटिंग कंपनी ने कंडक्ट करवाया वो आपने अटेंड नहीं किया, कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया, ये नहीं बोल रहे कि एक दो ठो अटेंड कर लेगा तो चल जाएगा, कोई बोर्ड मीटिंग आपने अटेंड नहीं किया, मान के चलो 6 बोर्ड मीटिंग हुआ, 6 में से कोई भी आपने अटेंड नहीं किया, तो उस केस में आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑफिस में मतलब आपका कंपनी के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं दिख रहा है। हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोर्ड मीटिंग करा दिए, और आपने एक भी अटेंड नहीं किया, इसका क्या मतलब है, आप कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं हो, इसको बोलते हैं डिसइंटरेस्टेड इन द कंपनी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू नीड टू वैकेट द ऑफिस, ठीक है। तो 1 मिनट, ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं। लिखा, इफ he acts in contravention of the provision of section 184 relating to entering into contracts or arrangement in which he is directly indirectly interested, इसका क्या मतलब होता है वो देखिए। इसका मतलब है कि अगर एक डायरेक्टर है, ये एक्चुअली बात करता है सेक्शन 184 के ऊपर, अगर 184 अट्रैक्ट करेगा तो 167 भी अट्रैक्ट करेगा, कहने का मतलब ये है, जैसे अभी ऊपर पढ़े थे ना कि 164 अट्रैक्ट कर जाएगा, यानी 164 में अगर आप डिसक्वालीफाइड हैं तो आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा एज पर 167, वैसे ही अगर 184 आपके ऊपर अट्रैक्ट कर गया, अब आपको पूछोगे 184 होता क्या है, तो हम बता देते हैं 184 क्या होता है, सिंपल में बता देते हैं। 184 का मतलब होता है कि कोई भी डायरेक्टर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसी चीज को खरीदने या बेचने का, ठीक है ना, तो टू परचेज, टू सेल गुड्स, गुड्स और गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज एंड सेल का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई भी डायरेक्टर, मान लो डायरेक्टर का नाम है तन्मय, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसी कंपनी के साथ, मान लो कंपनी का नाम है रिलायंस, वो रिलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है गुड्स परचेज करने का, तो ये सब चीज ना उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, कि कोई भी डायरेक्टर है वो किसी भी दूसरी कंपनी के साथ परचेज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, या कोई अरेंजमेंट में एंटर कर रहा है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है, कि जैसे डायरेक्टर बोल रहा है कि मैं आपको अब एक कार दूंगा और आप बदले में फर्नीचर देना, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या हो रहा है कि आप पैसा नहीं दे रहे, पैसा का लेन देन नहीं हो रहा है, सामान का लेन देन हो रहा है, कार दे करके फर्नीचर ले रहे हैं, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। तो जब कोई भी डायरेक्टर कोई कॉन्ट्रैक्ट में घुसता है, कोई अरेंजमेंट में घुसता है, एंटर इनटू करता है, तो उस केस के अंदर 184 बोलता है कि उस डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये चीज कहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा वो आगे बताएंगे सेक्शन जब पढ़ेंगे 184। लेकिन 184 में बस इतना अभी समझ के रखो कि कोई भी डायरेक्टर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है, परचेज सेल कर रहा है गुड्स का सर्विसेज का, तो उसको उस चीज का डिस्क्लोजर देना पड़ता है, या फिर अगर वो अरेंजमेंट में एंटर इनटू कर रहा है तो उसको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, ठीक है, वो चीज समझाया जा रहा है। 1 मिनट,
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका 184 लग रहा है आपके ऊपर, यानी कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे हैं तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। लेकिन अगर आप डिस्क्लोजर नहीं देते हैं, यानी कि आप 184 को वायलेट करते हैं, तो आपको 167 आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि उस केस में आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि 184 लगा और आपने उसका फॉलो नहीं किया। 184 में क्या था? डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर बाय डायरेक्टर, सिंपल यही था। डिस्क्लोजर बाय डायरेक्टर अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये करना पड़ता है, डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ये डिस्क्लोजर अगर आप नहीं देते हो तो इसका मतलब आप 184 को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो इस केस में आपके ऊपर 167 अप्लाई हो जाएगा। यू नीड टू वैकेट द ऑफिस। पढ़ो यहाँ पे, अगर आप कंट्रावीन करते हो सेक्शन 184 का प्रोविजन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। सिंपल बात यही है, यू नीड टू वैकेट द ऑफिस, वही चीज लिखा है। और 184 क्या होता है वो समझाया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं, अरेंजमेंट वगैरह करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब का पता ही है कि मैं आपको गुड्स बेचूंगा, आप मुझे पैसे दे देना। मैं आपसे गुड्स परचेज करूंगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अरेंजमेंट में क्या हो रहा है, एक सामान दे रहे हैं, दूसरा सामान ले रहे हैं। तो ये सब चीज जब कोई डायरेक्टर करता है ना, उसको इस चीज का डिस्क्लोजर देना पड़ता है एज पर सेक्शन नंबर 184। बट अगर वो ऐसा नहीं करता है, इस सेक्शन को कंट्रावीन कर जाता है, कौन सा सेक्शन? 184, तो उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा एज पर 167। कौन सा ऑफिस नहीं छोड़ना है, कौन सा रखना है, वो आगे सब सब समझाया जाएगा। अभी इतना समझो, ऑफिस छोड़ना पड़ेगा एज पर 167। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। अभी बहुत शॉर्ट में हम एक चीज लिखेंगे, वो आपको समझ में आएगा वो ज्यादा अच्छे से। ठीक है, बेसिकली अभी हम क्या पढ़ रहे हैं वो हम आपको पूरा अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे। एक मिनट। ठीक है, अब आगे ये सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट पढ़ो। ही फेल्स टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। सेम चीज लिखा है, वैसे ये दोनों सेम ही है कि 184, अगर आप 184 के तहत आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है अगर कोई भी डायरेक्टर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में एंटर इनटू कर रहा है। अगर वो इस चीज का डिस्क्लोजर देने से चूक जाता है तो 167 के तहत उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ही नीड टू वैकेट द ऑफिस। ई, आप डिसक्वालिफाइड हो जाते हैं बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और बाय द ट्रिब्यूनल। कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर देता है तो आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, सीधा बात। वैसे ये पॉइंट ना सेक्शन 164 में भी हम लोग पढ़े थे कि कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ट्रिब्यूनल ने पास किया, तो आप डिसक्वालिफाइड है एज पर 164। तो आपको, और 164 के तहत डिसक्वालिफाइड है तो ऊपर पढ़ो कि अगर 164 का कोई भी पॉइंट अट्रैक्ट हुआ, ऑफिस छोड़ना पड़ेगा एज पर 167। यू नीड टू वैकेट द ऑफिस एज पर 167। तो वही है, कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा, तो सीधा बोल दो कि सेक्शन 164 का कोई पॉइंट अट्रैक्ट करेगा तो यू नीड टू वैकेट द ऑफिस। एफ पॉइंट, यू आर कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग सेम है मोरल टर्पिट्यूड अदरवाइज। ये भी सेक्शन 164 में एक पॉइंट था कि अगर मोरल टर्पिट्यूड है, मोरल टर्पिट्यूड बताए समथिंग विच इज कंसाइंस टू द सोसाइटी, समथिंग विच इज अनबिलीवेबल। तो मोरल टर्पिट्यूड है, या अगर आपने कोई फ्रॉड किया अंडर कंपनीज एक्ट, तो 164 अट्रैक्ट करेगा, और 164 अट्रैक्ट करेगा वापिस ऊपर से जाओ, तो 164 अट्रैक्ट करेगा, आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा एज पर 167। एज सिंपल एज डैट। कहने का मतलब क्या है हम आपको अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, अगर 164 अट्रैक्ट करेगा, आपको 167 भी अट्रैक्ट करेगा, ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, ऑफिस आपको वैकेट करना पड़ेगा, ये हम बोल रहे हैं। फिर हमने क्या बोला कि 184 अगर अट्रैक्ट करेगा तो 167 भी अट्रैक्ट करेगा। 184 अट्रैक्ट क्या किया, 184 को आपने कंट्रावीन कर दिया, 184 को आपने फॉलो नहीं किया, तो 167 अट्रैक्ट कर जाएगा जिसके तहत ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ऑफिस को आपको क्या करना पड़ेगा, वैकेट। ठीक है, तो वही सारा का सारा पॉइंट्स है। और कोर्ट का ऑर्डर, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, मोरल टर्पिट्यूड समथिंग, ये सारा का सारा 164 का ही पॉइंट है। अगर आपने 164 नहीं पढ़ा तो प्लीज प्लीज उसको जाकर के पहले पढ़ो अच्छे से। 164 ही नहीं पढ़ेंगे और 167 डायरेक्ट पढ़ेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या लिखे, 184। तो अगर 16 अभी तक इतना ही पढ़ रहे हैं कि 164 अगर अट्रैक्ट हुआ तो 167 भी अट्रैक्ट होगा, ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। 184 के तहत अगर कोई डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में एंटर इनटू करता है, कोई डिस्क्लोजर नहीं देता है, जैसे कि उसको देना पड़ेगा एज पर 184, लेकिन अगर वो नहीं देता है तो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। और 164 मतलब कोई भी, अगर अगर आप डिस्क्वालिफाइड हैं एज अ डायरेक्टर, क्यों, या तो आप अनसाउंड माइंड के हैं, या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हो सकता है, मोरल टर्पिट्यूड हो सकता है, या फिर आप आपने अप्लाई किया है इंसॉल्वेंसी के लिए,
तो वो सारा का सारा पॉइंट्स में से अगर कोई भी पॉइंट अट्रैक्ट होता है तो 164 लगेगा, 164 लगेगा तो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा एज पर 167। और 184 को अगर आप कंट्रावीन करते हो, फॉलो नहीं करते हो, तो 167 लगेगा, यू नीड टू वैकेट द ऑफिस। इतना ही पॉइंट्स अभी तक क्लियर हुआ, ठीक है। आगे देखो, आप कन्विक्टेड बाय द कोर्ट थे, मोरल टर्पिट्यूड है अदरवाइज, एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ नॉट लेस देन 6 मंथ। ये वही है। वैसे ये जो पॉइंट है ना, ये सेक्शन नंबर 164 में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि अगर आपको कन्विक्टेड पाया जाता है, दोषी पाया जाता है किसी भी मोरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, और आपको जेल भेजा जाता है, 6 महीने से कम का जेल नहीं होता है, तो 164 अट्रैक्ट करेगा। और अभी पढ़े, 164 अट्रैक्ट करेगा तो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा एज पर 167, एज सिंपल एज दैट। आगे, वो द ऑफिस शैल नॉट बी वैकेटेड बाय द डायरेक्टर इन केस ऑफ ऑर्डर इशूड अंडर क्लॉज ई एंड क्लॉज एफ। इसमें क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। इसके लिए हम बेटर क्लैरिटी देते हैं, रुको हम एक बात बता रहे हैं, ध्यान से देखना। पहले इसको पढ़ लेते हैं ताकि ज्यादा क्लैरिटी आ जाए, पढ़ने से ज्यादा क्लैरिटी आता है। बोल रहा है कि नॉर्मली ना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट अट्रैक्ट होगा ऑफिस छोड़ना पड़ेगा एज पर 167। लेकिन आपको ऑफिस नहीं छोड़ना है, ऐसे भी कोई केस होता है क्या, होता है। वो कौन से केसेस है जिसमें ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो हम आपको बता देते हैं। 1 मिनट, मोर क्लैरिटी, ज्यादा क्लैरिटी के लिए हम ये स्लाइड को डाले हैं ताकि आपको हम समझा सकें कि वो लास्ट पॉइंट्स क्या लिख रहे हैं। बहुत ज्यादा क्लैरिटी उस लैंग्वेज से तो नहीं आएगा, हमको पता है, डेफिनेटली पता है। बट अगर हम उस चीज को क्लैरिटी के लिए यूज करें तो हमको लगता है ये स्लाइड आपकी मदद करेगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो, बोल रहे हैं अगर सेक्शन नंबर 164 अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। ये आप लिख लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो सेक्शन 164 अगर अट्रैक्ट करेगा तो 167 ये जो सेक्शन है इसके तहत ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, ऑफिस शुड बी वैकेटेड, लिखते जाना हाँ साथ साथ ताकि इजीली समझ आए, ऑफिस शुड बी वैकेटेड। ये पहला पॉइंट समझा है। सेकंड पॉइंट क्या समझा है, सेक्शन नंबर 184 को अगर आप कंट्रावीन करते हो, कंट्रावीन मतलब होता है अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो, कंट्रावीन करते हो, कंट्रावीन के लिए हम क्रॉस लगा रहे हैं, याद रखना कंट्रावीन मतलब, तो उस केस में भी सेक्शन नंबर 167 लगेगा जो कहता है वैकेट दी ऑफिस, ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे के ऊपर, तीसरा कुछ अलग ही है, थोड़ा सा उसको ध्यान देना। तीसरा क्या बोल रहा है, नॉट टू वैकेट द ऑफिस, आपको ऑफिस नहीं छोड़ना पड़ेगा। ऐसे भी कोई केस होते हैं क्या, होता है ऐसा केस, वो हम आपको समझा रहे हैं। नॉट टू वैकेट द ऑफिस, नॉट टू वैकेट द ऑफिस, ये कौन से केस होते हैं, ये दो ही केस है। पहला कौन सा है, बोल रहा है अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट। और सेकंड पॉइंट, पहला है ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ये देखिए कोर्ट ऑफ ऑर्डर और ट्रिब्यूनल। सेकंड इज कन्विक्टेड ऑफ मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, कन्विक्टेड ऑफ मोरल टर्पिट्यूड, ठीक है। ऊपर वाला मिटा रहे हैं, आप उसको पॉज करके अच्छे से लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और अगर कोई राइटिंग नहीं समझ आएगा तो मेरे को बता देना, कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही है, ठीक है ना, तो वहां पे एक्सप्लेन करना अगर कुछ छूट जाता है तो, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक क्या समझा है, बोल रहे हैं आपको ऑफिस छोड़, एक मिनट, तो आपको ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन से केसेस के अंदर, अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया। अगर कोर्ट और ऑर्डर ट्रिब्यूनल पास करता है तो आप बोलोगे 164 अट्रैक्ट कर रहा है, 167 के तहत ऑफिस को वैकेट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर आप कन्विक्टेड ऑफ मोरल टर्पिट्यूड है या कुछ और है, अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो ये भी 164 है, तो 164 अगर अट्रैक्ट करेगा ऑफिस छोड़ना पड़ेगा एज पर 167।
लेकिन ऑफिस नहीं छोड़ना पड़ेगा अगर आप अपील फाइल करते हो। पिटिशनर, पिटिशन मतलब जो फाइल करता है, तो अगर आप एक अपील फाइल करो तो उस केस में आपको ऑफिस वैकेट करने की जरूरत नहीं है जब तक कि रिजल्ट सामने नहीं आ जाता। देखना, जैसे यहाँ पे आप क्या हुआ, देखो हम बता रहे हैं, टाइमलाइन बनाना भी जरूरी है। मान लो आप यहाँ पे कन्विक्ट हुए, या यहाँ पे आप कन्विक्ट हुए या फिर ऑर्डर यहाँ पे पास किया गया। बोलोगे ये क्या लिख रहे हैं हम, ये क्या लिख रहे हैं, ये नीचे वाला पढ़ो हम क्या लिखे हैं, कि आपको ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है। कब? जब या तो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया होगा, या तो आप कन्विक्टेड पाए गए होंगे। तो अगर आप कन्विक्टेड हैं या कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है और आपने क्या कर दिया, आपने अपील फाइल की, अपील फाइल की, कितने दिन के अंदर, 30 डेज, विद इन 30 डेज आपने अपील फाइल कर दी, तो क्या ऑफिस छोड़े? नहीं, आपको ऑफिस नहीं छोड़ना है। कोर्ट ने अगर मान लीजिए कोर्ट नॉर्मल ऑर्डर पास करता है, या आप नॉर्मल कन्विक्टेड होते हैं, आपने कोई अपील वापील नहीं फाइल किया, तब तो 164 अट्रैक्ट करके आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा एज पर 167। बट अगर आपको कन्विक्टेड पाया गया, आपने कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, या आप कन्विक्टेड पाए गए और आपने अपील फाइल कर दिया, कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, तो सरकार क्या बोलती है, भैया ऑफिस है, वैकेट करने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़े दिन वहीं रहो। कब तक रहना है सर? जब तक आपका रिजल्ट सामने नहीं आ जाता, जो आपने पिटीशन फाइल की है उसका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे मान लीजिए रिजल्ट आया, मान लीजिए आपका वो रिजेक्ट कर दिया गया। वैसे लॉ में वर्ड रिजेक्ट नहीं है, लॉ में वर्ड जो है डिस्पोज्ड है। आपने क्या किया, आपको यहाँ पे कन्विक्टेड पाया गया या यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ठीक है, आपने 30 दिन के अंदर अपील फाइल कर दिया, उस अपील का रिजल्ट आ गया यहाँ पे और वो रिजेक्ट हो गया, तो क्या यहाँ पे ऑफिस छोड़ दें? सरकार बोलती है यहाँ पे भी ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुमको हम और 7 दिन का समय दे रहे, लो 7 दिन में बोरिया बिस्तर बांधो। तो 7 दिन के अंदर आपको और टाइम दिया जाता है। अगर इस सात और यहाँ इस पॉइंट पे आके यू नीड टू वैकेट दी ऑफिस, यानी कि 7 दिन खत्म होने के बाद अब ऑफिस आपको छोड़ना पड़ेगा। यू नीड टू वैकेट, यू नीड टू वैकेट। एक बार वापस से समझा देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि सेक्शन 164 का कोई पॉइंट अट्रैक्ट किया तो 167 के तहत ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा, ये तो जनरल रूल है। लेकिन यहाँ पे जनरल रूल नहीं ना पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि ऑफिस नहीं छोड़ना पड़ेगा। कब? जब कोर्ट ने ऑर्डर पास किया या आप कन्विक्टेड पाए गए और विद इन 30 डेज आपने एक अपील फाइल कर दी। क्या चीज का अपील? कि मेरे को ऑफिस छोड़ने का, कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ, आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड। अपील किस चीज का फाइल किए हैं? कि आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड, आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड, ये अपील मैंने फाइल की है। आपने अपील किस चीज की फाइल की? दैट आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो विद इन 30 डेज आपको अप्लाई करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया, उस दौरान, उस समय, यानी कि इस पीरियड को बोल रहे हैं, ये वाला जो पीरियड है, इस पीरियड में आपको ऑफिस छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया और आपका जो भी रिक्वेस्ट आपने डाला था, जो पिटीशन फाइल किया था, वो रिजेक्ट हो जाता है, तो यहाँ से भी सरकार आपको 7 दिन का समय देता है कि 7 दिन और ले लो। इस 7 दिन के बाद आपको ऑफिस छोड़ना होगा। यू नीड टू वैकेट दी ऑफिस। अब छोड़ना पड़ेगा एज पर सेक्शन नंबर 167। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें कुछ और भी क्लैरिटी देना है क्या? हाँ, थोड़ा सा और देंगे, इसको भी हम क्लीन कर रहे हैं। एक केस इसमें और है, वो भी हम यहीं पे समझा रहे हैं, फिर उसके बाद बेयर एक्ट पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इसको भी हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मान लो ये 7 दिन जो आपको समय दिया गया, आपका यहाँ पे फेल हुआ, यहाँ पे जो भी आपने रिक्वेस्ट डाला था वो फेल कर दिया गया, वो रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये 7 दिन के अंदर मान लिया जाए आप दूसरा अपील फाइल करते हैं, सेकेंड अपील, ये भी एक केस है। वो फर्स्ट केस था, इसको आप सेकंड केस नाम दे सकते हो। सेम चीज है कि आप यहाँ पे कन्विक्टेड पाए गए, 30 दिन का समय दिया गया, मतलब 30 दिन के अंदर आपने अपील को फाइल कर दिया, रिजल्ट यहाँ पे निकल के आया कि आपका जो अपील था वो फेल हो गया। तो जनरल नॉर्मल फर्स्ट पॉइंट क्या था कि अगला 7 दिन का समय है, उस 7 दिन के बाद आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, एज पर 167 छोड़ना पड़ेगा। पर अब हम क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए 7 दिन में आपने दूसरा अपील कर दिया एक और, उसी 7 दिन के अंदर आपने दूसरा अपील फाइल कर दिया, ये वाला जो 7 दिन है इसमें आपने दूसरा अपील मार दिया, तो आपको सरकार क्या बोलती है, तुम और 7 दिन ले लो, और 7 दिन तुम ऑफिस में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ऑफिस छोड़ना। तो मतलब ऑफिस कब छोड़ेंगे, कि जैसे यहाँ 7 दिन के अंदर अपने सेकंड अपील फाइल की, सेकंड सेकंड दूसरा दूसरा अपील आपने फाइल किया, तो आपको ऑफिस तब भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। कब तक नहीं छोड़ना है? जब तक कि डिसीजन नहीं आ जाता, अनटिल डिसीजन अराइव्ड।
क्योंकि आपने दूसरा अपील फाइल किया है उस 7 दिन के अंदर, तो आपको सेकेंड डिसीजन का जब तक अप्रूवल नहीं आ जाता तब तक आप ऑफिस वैकेट नहीं करोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने क्या बोला है, आप यहाँ पे कन्विक्टेड पाए गए, मतलब दोषी पाए गए एज पर सेक्शन नंबर 164। अगर आपने कोई अपील फाइल नहीं किया तब तो 167 में ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपील फाइल कर दिया विद इन 30 डेज, तो उस दौरान आपको कोई जरूरत नहीं ऑफिस वैकेट करने का। उस अपील का कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकल के आएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा, मान लीजिए आपका अपील रिजेक्ट हो गया, अप्रूव भी हो सकता है, अगर रिजेक्ट हो गया तो सरकार बोलती है और 7 दिन ले लो, ये 7 दिन आपको और मिल जाएंगे। उस 7 दिन के बाद यू नीड टू वैकेट दी ऑफिस एज पर सेक्शन नंबर 167। ठीक है। बट अगर उस 7 दिन में आपने दूसरा अपील फाइल कर दिया, तो फिर उस अपील का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको ऑफिस में रहना है। जैसे उस अपील का रिजल्ट आएगा, इमीडिएटली यू नीड टू वैकेट दी ऑफिस, तुरंत ऑफिस छोड़ना पड़ेगा एज पर सेक्शन नंबर 167। ये सिंपली क्लैरिटी दी हम। अब एक बार हम लोग एक काम करते हैं, इसको रीड कर लेते हैं ताकि ज्यादा और क्लैरिटी रहे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। प्रोवाइडेड दैट द ऑफिस शैल नॉट बी वैकेटेड बाय द डायरेक्टर इन केस ऑफ, वही है कि ये पॉइंट किसके लिए है, ये जो पॉइंट हम बताए ना कि आपको ऑफिस नहीं छोड़ना पड़ेगा, ये दो ही चीज के लिए हो सकता है। एक होता है ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ये आपका पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हम क्या बताए थे, आप कन्विक्टेड पाए जाते हैं। इन्हीं दो केसेस के अंदर एक मौका होता है कि आपको ऑफिस वैकेट करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ दो ही पॉइंट्स के अंदर कवर होता है, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल और कोर्ट, या फिर कन्विक्टेड बाय फ्रॉड, फ्रॉड या मोरल टर्पिट्यूड वट एवर। ठीक है ना। तो इन दो पॉइंट्स के अंदर अगर आप कवर हैं और आपने कोई अपील वपील नहीं फाइल किया तब तो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा इस पर 167। लेकिन अगर आपने अपील को फाइल कर दिया तो आपको टाइम लिमिट पता है, 30 दिन, 7 दिन, 30 दिन के अंदर, 30 दिन तक आई डू नॉट वांट टू वैकेट। उस 30 दिन के बाद 7 दिन का समय मिलेगा, 7 दिन के बाद यू नीड टू वैकेट। लेकिन अगर उस 7 दिन में दूसरा अपील फाइल कर दिए तो जब तक दूसरे अपील का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ऑफिस में रहो, जैसे रिजल्ट आएगा यू नीड टू वैकेट। सिंपल। फॉर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन और ऑर्डर ऑफ वेयर एन अपील। यहाँ पे क्या है देखो एक बार, वही है सेम चीज है। क्या लिखा है एक बार दोबारा पढ़ो। लिखा है फॉर प्रोवाइडेड दैट ऑफिस शैल नॉट बी वैकेटेड बाय द डायरेक्टर, ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है। कब, अगर, कब तक नहीं छोड़ना है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन और ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अगर ऑर्डर आया, मतलब ऑर्डर पास किया गया बाय द कोर्ट फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, या फिर आप कन्विक्टेड पाए गए, तो वहां से आपको 30 दिन का समय मिलता है। उस 30 दिन में अगर आपने अपील को फाइल किया है, आपको ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अपील या पिटिशन प्रेफर्ड विद इन 30 डेज एज एफोर्सेड अगेंस्ट द कन्विक्शन रिजल्टिंग इन सेंटेंस और ऑर्डर अंटिल एक्सपायरी ऑफ 7 डेज अंटिल सच फर्दर अपील और डिस्पोज्ड। सिंपल बात वही बोल रहा है कि आपने 30 दिन के अंदर यहाँ पे टाइम लिमिट दिया है ना हम आपको 30 डेज, उस 30 डेज के अंदर आपने फाइल कर दिया। ठीक है, कोई टेक्निकल इशू आ गया था, एक बार कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे कि अगर कोई अपील आपने फाइल कर दिया, यहाँ पे विद इन 30 डेज आपने क्या किया, अपील को फाइल कर दिया, और इस 30 डेज में डोंट वैकेट, डोंट वैकेट, आपको वैकेट करने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। और अगले 7 दिन का समय भी आपको दिया गया है, यहाँ पे भी डोंट वैकेट, आपको वैकेस ऑफिस को वैकेट करने की जरूरत नहीं है। वही चीज लिखा है जब, और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे यू नीड टू वैकेट, क्योंकि 7 दिन खत्म हो चुके हैं। यू नीड टू वैकेट, ये हमने समझाया। फर्दर अपील और पिटीशन इज प्रेफर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर अगेंस्ट द सेंटेंस अंटिल सच इज डिस्पोज्ड। वही बोल रहा है कि मान लीजिए ये जो एक्स्ट्रा 7 दिन आपको मिले हैं, इस ये जो एक्स्ट्रा आपको 7 दिन मिले हैं, इस एक्स्ट्रा 7 दिन में आपने सेकेंड अपील फाइल किया। ठीक है, तो आपने दूसरा अपील डाला, तो ये अपील आपका जब तक डिस्पोज नहीं हो जाता, डिस्पोज मतलब जब तक ये रिजेक्ट नहीं हो जाता, तब तक इस पीरियड के दौरान ऑफिस को वैकेट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम चीज लिखा हुआ है, एकदम इंग्लिश में लिखा हुआ है बस खाली। वेयर एनी फर्दर अपील और अ पिटिशन इज प्रेफर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर विद इन 7 डेज, तो उस केस में आपको ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है। कब तक नहीं छोड़ना है, जब तक आपका सेकंड अपील डिस्पोज या रिजेक्ट नहीं हो जाता तब तक ऑफिस वैकेट करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वैकेट द ऑफिस। ये जो लिखे हैं हम, ये ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से आपको मिला 30 दिन। इस फेलो को, दिस फेलो हैज बीन प्रोवाइडेड 30 डेज टू फाइल एन अपील। विद इन 30 डेज प्लीज डोंट वैकेट द ऑफिस। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, वट एवर द रिजल्ट हैज केम,
they have already came. You are also provided 7 days. After the expiry of 7 days, you need to vacate the office as per section number 167. Okay. But if within the 7 days you file a second appeal, then until your second appeal is disposed of, you don't need to vacate the office. As simple as that. ठीक है? ओके, आगे देखिए। आगे का पॉइंट्स कुछ और ही है। लेक्चर देखने से अगर खाली हो जाएगा तो वैसा नहीं होगा, आपको रिवीजन भी करते रहना है, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ आर रिमूव्ड एज परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी कि अगर आपको सेक्शन नंबर 169 के तहत, 169 होता क्या है पहले तो आपको यही नहीं पता होगा क्योंकि हम पढ़ाए ही नहीं है अपने प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन हम आगे चल करके तो पढ़ाएंगे। तो ये सेक्शन ना पहले आता है, इसलिए बहुत लोग को दिक्कत होता है। तो 169 मतलब नॉर्मल अभी समझो, अभी के लिए रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ ए डायरेक्टर, जब डायरेक्टर को हटाया जाता है कंपनी से, ठीक है ना। ऑफ कोर्स जबरदस्ती ही हटाया जाता है। तो 169 के तहत जब किसी डायरेक्टर को रिमूव किया जाता है, तो उसको बोला जाता है तुमको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा एज पर 167। यही पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आपको रिमूव किया जाता है, रिमूव मतलब सेक्शन नंबर 169 आपके ऊपर लग जाता है, यानी कि आपको रिमूव किया जाता है, तो आपको 167 के तहत ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा, यू नीड टू वैकेट। आगे, आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग एनी ऑफिस, अदर एम्प्लॉयमेंट इन होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट ceases to hold such director or other employment in that company। इसका क्या मतलब होता है, अगर रीड करके समझ में आ जाता तो सब लोग समझ ही लेता, बट उतना आसान नहीं है, इसीलिए हम आपको चार्ट से समझा देते हैं, जल्दी हो जाएगा और क्लैरिटी भी आ जाएगा। बोल रहा है, मान लीजिए एक कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी है। इस होल्डिंग कंपनी में एक लड़का है जिसका नाम है तन्मय। तन्मय जो है वो कंपनी सेक्रेटरी है होल्डिंग कंपनी के अंदर। इस होल्डिंग कंपनी का एक और सब्सिडी मतलब कि कंपनी है, दूसरा सब्सिडियरी कंपनी, उसका नाम है आर आर लिमिटेड। ये एक सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी कौन है, एच, वो होल्डिंग कंपनी है। तन्मय जो है वो क्या है, कंपनी सेक्रेटरी है, किसमें, एच में, होल्डिंग कंपनी के अंदर। तन्मय जो है कंपनी सेक्रेटरी है। अब देखिए, अब सब्सिडियरी कंपनी कौन सा है, ये वाला आर लिमिटेड। इस आर लिमिटेड के अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ेंगे, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इस आर लिमिटेड का जो भी होल्डिंग कंपनी होगा, यानी कि ये वाला, यही होगा हमारे एग्जाम्पल में तो, लेकिन इसके आर्टिकल में लिखा गया है कि इस आर लिमिटेड का जो भी होल्डिंग कंपनी होगा, उसमें जो भी कंपनी सेक्रेटरी का पोजीशन होगा जिसका भी, वही इस सब्सिडियरी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनेगा। यानी कि इस आर लिमिटेड के अंदर डायरेक्टर बनने के लिए कौन सा पर्सन एलिजिबल होगा, जो पर्सन होल्डिंग कंपनी के अंदर, आर लिमिटेड का होल्डिंग कंपनी के अंदर सीएस, कंपनी सेक्रेटरी का पोजीशन को मेंटेन किया हुआ है, उसी दैट फेलो विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्टर इन आर लिमिटेड। अब हमारे एग्जांपल के अनुसार कौन होगा, तो आर लिमिटेड का होल्डिंग कंपनी कौन है, एच। वैसे तो बहुत सारा हो सकता है, हमारे एग्जांपल के लिए हमने एक ही लिया है। तो आर लिमिटेड का होल्डिंग कंपनी कौन है, एच। इस कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी का पोजीशन किसके पास है, देखो तन्मय के पास। तो तन्मय जो है, मान लीजिए ये तन्मय है, ये होल्डिंग कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी का पोजीशन को पकड़ के रखा हुआ है, चला जाता है। तब कंपनी सेक्रेटरी का पोजीशन तो खाली हो गया, और इस कंपनी और हमारे आर्टिकल्स के अनुसार जो बंदा सीएस का पोजीशन पे है वही इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन पाएगा आर लिमिटेड के अंदर। तो इस हिसाब से तो आर लिमिटेड का डायरेक्टर कोई नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि कंपनी के सेक्रेटरी का पोजीशन खाली हो चुका है, तन में छोड़ दिया कंपनी। तो वही हिसाब है, वही चीज समझा रहे हैं कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी हो सकता, तो होल्डिंग कंपनी हो सकता है। एक मिनट, इसको और एक बार क्लीन कर देते हैं जल्दी से, थोड़ा बेटर क्लैरिटी आ जाएगा। बेसिकली बोलना क्या चाह रहे, इस कंपनी के अंदर अगर आप डायरेक्टर बनना चाह रहे हो, तो इस कंपनी का एक होल्डिंग होता है, इस कंपनी का एक सब्सिडियरी होता है, इस कंपनी का एसोसिएट होता है। तो इस कंपनी में आप डायरेक्टर क्यों बन रहे हो, या तो आप होल्डिंग कंपनी में कोई ऑफिस को होल्ड किए हुए हो, या आप एसोसिएट कंपनी में कोई ऑफिस को होल्ड किए हुए हो, या सब्सिडियरी कंपनी में ऑफिस को होल्ड किए हुए, इसी वजह से आप डायरेक्टर बन पा रहे हो। कल को अगर आप इन तीनों में से कोई भी ऑफिस को लीव कर दिए, छोड़ दिए, तो आपको इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर के पोजीशन से हाथ धोना पड़ेगा, आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, यू नीड टू वैकेट। वाई, बिकॉज तुम्हारे
क्योंकि हमने तुमको डायरेक्टर इसीलिए बनाया था क्योंकि तुम कुछ ना कुछ पोजीशन रखे हुए थे, होल्डिंग में, सब्सिडियरी में, एसोसिएट में। होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट में कोई ना कोई पोजीशन जरूर था तुम्हारे पास, बट वो पोजीशन ही अब नहीं रहा तुम्हारा। तो इसलिए तुम इस कंपनी से हाथ धो बैठोगे, यू नीड टू वैकेट। सिंपल। अब इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो लिखा हुआ भी है कि अगर आपको अपॉइंट किया गया था एज अ डायरेक्टर बाय वर्च्यू, क्यों अपॉइंट किया गया था? क्योंकि आप होल्डिंग, यानी कि अगर आप किसी भी ऑफिस को होल्ड कर रहे थे या एम्प्लॉयमेंट में थे, होल्डिंग, सब्सिडियरी और एसोसिएट, तो या तो आप होल्डिंग कंपनी के अंदर कोई पोजीशन स्थापित किए हुए थे, मे बी यहाँ पे आप सीएस के पोजीशन पे थे, मे बी आप एसोसिएट कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी थे, या मे बी आप सब्सिडियरी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी थे, इसीलिए आपको हमने डायरेक्टर बनाया था। अगर आप इन तीनों में से कोई भी पोजीशन को छोड़ते हो, आपको डायरेक्टर भी छोड़ना पड़ेगा, आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा इस कंपनी के अंदर। तो वही चीज लिखा है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट छोड़ते हो होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट में, तो आपको अपना ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट छोड़ना होगा इन डैट कंपनी। डैट मतलब इस कंपनी के अंदर ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा, यही समझा है, ठीक है। आगे देखो। अब ये बहुत इजी इजी है, पेनल्टीज है, पेनल्टी पढ़ना है। लिखा है कि अगर आपको बोला गया ऑफिस छोड़ने के लिए, लेकिन आप उसके बावजूद उसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर की तरह काम कर रहे हो, तो उस केस में कौन लायबल होगा? डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया था ना कि ऑफिस छोड़ दो एज पर 167, बट आप 167 मान ही नहीं रहे हो, और अभी भी आप डायरेक्टर होल्ड कर रहे हो उस कंपनी के अंदर। तो उस केस में आपके ऊपर फाइन लगेगा। फाइन लगेगा या पेनल्टी लगेगा? फाइन लगेगा। फाइन का मतलब होता है फाइन इज पेड टू कोर्ट, पेनल्टी पे होता है आरओसी को। इस सेक्शन के अंदर फाइन लगेगा, आरओसी को फाइन पेनल्टी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। फाइन देना पड़ेगा कोर्ट को। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया है ऑफिस छोड़ने के लिए, आप उसी ऑफिस में कंटिन्यू कर रहे हो, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू नीड टू पे फाइन। फाइन कितना है? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। ये बहुत ही सिंपल सिंपल चीज है कि आपको फाइन देना पड़ेगा कोर्ट को, 1 लाख, 5 लाख, वट एवर। ये क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि तुम ढीठ हो। तुम एक ही चीज को तुमको बार बार बताया जा रहा है कि डायरेक्टर का पोजीशन को छोड़ो छोड़ो, बट यू आर नॉट लिविंग, यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग इवन आफ्टर यू आर बिकमिंग अ लायबल। आप लायबल तो हो ही गए हो अंडर 167 टू वैकेट, बट सिंपली आप वैकेट नहीं कर रहे हो, तो फाइन तो देना पड़ेगा। मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। अब आगे देखो, ये कुछ छोटा मोटा पॉइंट्स और पैराग्राफ्स है, इसको भी देख लो। लिखा है ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी वैकेट देयर ऑफिस। मान लो कंपनी के अंदर 3 पोजीशन था डायरेक्टर का, तीनों में से तीनों डायरेक्टर वैकेट कर गया। क्यों? क्योंकि तीनों में कुछ भी हो सकता है। मान लो 164 के तहत तीनों डिस्क्वालीफाइड हो गए, तो अगर 164 अट्रैक्ट करेगा, 164 अट्रैक्ट करेगा तो 167 भी अट्रैक्ट करेगा, ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। तीन का तीनों कंपनी ऑफिस छोड़ दिया, तो क्या कंपनी बिना डायरेक्टर की चलेगी? नहीं चल पाएगी। इसीलिए प्रोमोटर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके टेम्पररी डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे थोड़े समय के लिए। वही चीज लिखा है कि अगर कंपनी के सारे डायरेक्टर ऑफिस छोड़ देते हैं एज पर 167, तब उस केस में क्यों छोड़ रहे हैं? मे बी डिस्क्वालीफाइड हो गए। कोई भी पॉइंट हो सकता है कि किसी भी तहत, किसी भी चीज के कारण में भी हमने तीनों को रिमूव कर दिया, तीनों फ्रॉड करते हुए पकड़ाए गए, तो हमने तीनों को रिमूव कर दिया एज पर 169। तो 169 लगेगा तो 167 भी लगेगा, ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। तो ऑफिस इन तीनों ने छोड़ दिया, तो अब क्या होगा? तो कंपनी बिना डायरेक्टर के काम नहीं कर सकता। तो प्रोमोटर यानी जिसने कंपनी चालू किया था, या अगर प्रोमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोमोटर क्यों नहीं है? मे बी उसका डेथ हो गया। जिसने कंपनी चालू किया उसको प्रोमोटर बोलते हैं। तो अगर प्रोमोटर है, या अगर वो नहीं है, तो उसके केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ये मिल करके या अकेले, जो भी है, वट एवर द केस, तो उस केस में आपको डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। वही लिखा है, शेल अपॉइंट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर। रिक्वायर्ड क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी में 3 चाहिए होता है, प्राइवेट में 2 चाहिए होता है, इसीलिए। तो अगर उस कंपनी के सारे डायरेक्टर चले जाते छोड़ छाड़ के, तो उस केस में कंपनी में वापस से डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। कौन अपॉइंट करेगा? प्रोमोटर। और अगर प्रोमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, जो कि टेम्पररी डायरेक्टर्स होंगे। वो कब तक होल्ड करते हैं ऑफिस को? नेक्स्ट एजीएम तक। वो हम आपको समझा रहे हैं और आगे। 1 मिनट। ठीक है, तो वही लिखा है कि जो ऑफिस को होल्ड करेंगे कब तक? जब तक कि दूसरे डायरेक्टर्स अलग तरीके से अपॉइंट नहीं हो जाते बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। सिंपल बात है। यहाँ पे आप लिख लो कि इफ द कंपनी बिकम्स डायरेक्टर लेस, अगर कंपनी डायरेक्टर लेस हो जाता है, देन टेम्पररी डायरेक्टर्स विल बी अपॉइंटेड। कुछ टेम्पररी डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, टेम्पररी डायरेक्टर्स विल बी
अपॉइंटेड, कौन अपॉइंट करेगा? प्रोमोटर, जिसने कंपनी चालू किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर प्रोमोटर नहीं है तो, और वो ऑफिस को कब तक होल्ड करेंगे? होल्ड ऑफिस टिल एजीएम। जो एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, वहां तक वो ऑफिस होल्ड करेंगे, क्योंकि एजीएम होने के बाद परमानेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाएंगे। परमानेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाएंगे। वही चीज लिखा है कि अगर कंपनी डायरेक्टर लेस हो जाता है, यानी कि कंपनी के अंदर एक भी डायरेक्टर नहीं है, तो उस केस में डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है टेम्पररी बेसिस पे। कौन अपॉइंट करेगा? या तो प्रोमोटर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर प्रोमोटर नहीं है, यानी जिसने कंपनी चालू किया वो नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो टेम्पररी डायरेक्टर्स होंगे, वो परमानेंट नहीं होंगे। वो एजीएम में चेंज हो जाएंगे। एजीएम के अंदर हमने परमानेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। सेक्शन अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, 152(2) रेड विथ 160। इसके तहत अपॉइंट होते हैं परमानेंट डायरेक्टर्स। अभी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे हम समझा ही देंगे वैसे भी। इसको बोलते हैं प्रोमोटर एज अ डायरेक्टर। और अगर आपके ऊपर 167 अट्रैक्ट हुआ, ऑफिस को छोड़ने का डिसीजन सुनाया गया, बट आप ऑफिस नहीं छोड़ रहे हो, तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। फाइन किसको देते हैं? कोर्ट को। कितना देना पड़ता है? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख, एज सिंपल एज डेट। आगे देखते हैं। आगे देखो, ये लास्ट है, इसे आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है प्राइवेट कंपनी, लिखने अच्छा पॉइंट है, मे बाय इट्स आर्टिकल्स प्रोवाइड एनी अदर ग्राउंड फॉर द वेकेशन ऑफ ऑफिस इन एडिशन टू दोज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1। यानी हमने आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बताए, जिन पॉइंट्स को अगर आप अट्रैक्ट करते हो तो 167 आपके ऊपर लगेगा, ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। ये हमने आपको समझाया था ना, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो अट्रैक्ट होते हैं तो 167 अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे अगर आपका 169 लगा, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट, तो 167 भी लगेगा। 164 के तहत अगर आप डिस्क्वालीफाइड हुए, तो आपको ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा इस पर 167। 12 महीने में एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किए, ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, छोड़ना पड़ेगा। कन्विक्टेड पाए गए, छोड़ना पड़ेगा। अपील वगैरह फाइल कर दिए तो हाँ, वो बात अलग है, 30 दिन का समय मिलेगा, फिर 7 दिन का समय मिलेगा, और उस 7 दिन के अंदर अगर दूसरा अपील फाइल कर दिए तो और समय मिल जाएगा। कब तक? जब तक आपका अपील डिस्पोज नहीं हो जाता। तो ये सारा पॉइंट्स था जिसके तहत आप डिस्क्वालिफाइड हुए, आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ये सारा पॉइंट हम समझा दिया ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये सब चीज ना एक पब्लिक कंपनी के लिए है, पब्लिक के लिए भी है प्लस प्राइवेट के लिए भी है। ये सारा का सारा पॉइंट्स दोनों के लिए है, पब्लिक प्लस प्राइवेट। दोनों कंपनी के डायरेक्टर्स इस चीज को फॉलो करेंगे, दोनों के ऊपर सेक्शन नंबर 167 एप्लीकेबल है। ठीक है। बट प्राइवेट में बोला गया कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो पब्लिक में नहीं बोला गया। प्राइवेट में बोला गया कि आप अपने आर्टिकल्स के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ और पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। इन पॉइंट्स को अगर आपके डायरेक्टर अट्रैक्ट करेंगे, तो वो ऑफिस को वैकेट करेंगे एज पर सेक्शन नंबर 167। मतलब सॉरी, नॉट 167, प्रोवाइडेड, मतलब ये इसी सेक्शन का ही पार्ट है जिसमें लिखा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं। जिस पॉइंट्स को, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ऐसा ऐड किया गया कि अगर हमारा डायरेक्टर 4 दिन ऑफिस नहीं आएगा, और 5वें दिन, या 5 या 4 जोड़ के बता सकते हैं कि 9 डेज अगर वो लगातार ऑफिस नहीं आता है और बिना कोई रीजन दिए, तो उस केस में उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। ऐस है ना, ऐसा कोई पॉइंट उन्होंने ऐड कर दिया प्राइवेट कंपनी ने। ऐसा कोई पॉइंट 167 के अंदर नहीं है, हम पहले ही बता दे रहे हैं, 167 में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। बट प्राइवेट कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में ऐसा कोई पॉइंट डाल दिया कि 9 डेज तक अगर हमारा डायरेक्टर हमारी कंपनी में नहीं आया, छुट्टी मार लिया, तो उस केस में उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह का जो पॉइंट्स होता है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, वो एक प्राइवेट कंपनी ऐड कर सकता है, पब्लिक कंपनी ये सब चीज नहीं कर सकता। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Only a private company has the power to do these things, that he can add additional points। इन एडिशनल पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशनल ग्राउंड्स। क्या बोलते हैं? एडिशनल ग्राउंड्स। ये पॉइंट्स ऐड किया जा सकता है ओनली बाय अ प्राइवेट कंपनी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही चीज लिखा है, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स के थ्रू, हमने मेमोरेंडम की बात नहीं की, हमने बात की है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, हमने पब्लिक कंपनी के लिए ये सब बात नहीं किया है।
पब्लिक कंपनी अपने आर्टिकल्स में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड नहीं कर सकता, कर भी देगा तो कोई फायदा नहीं है। डायरेक्टर बोलेगा आई एम नॉट वैकेटिंग, आई एम सिंपली, मैं रहने वाला हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक प्राइवेट कंपनी अगर एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करता है अपने आर्टिकल्स के अंदर, तो उस केस में डायरेक्टर को ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता कि 167 में तो ये पॉइंट सब है ही नहीं, कोई बात नहीं, हमने पावर दिया एक प्राइवेट कंपनी को कि वो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकता है और अपने डायरेक्टर्स के लिए और स्ट्रिक्ट रूल्स बना सकता है, ठीक है ना। तो एक प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स के थ्रू कुछ और एडिशनल ग्राउंड्स ला सकता है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ला सकता है, जिसके तहत आपको ऑफिस को वैकेट करना पड़ेगा। लेकिन बाई इम्प्लीकेशन, यानी कि और भी समझिए, एक पब्लिक कंपनी के नॉट प्रोवाइड फॉर एडिशनल ग्राउंड्स। पब्लिक कंपनी के लिए ये सब चीज एप्लीकेबल नहीं होता है। पब्लिक कंपनी के लिए खाली एक ही चीज एप्लीकेबल होता है, वो है सेक्शन नंबर 167, कि 167 का अगर कोई पॉइंट अट्रैक्ट हुआ, तब उस केस में ऑफिस छोड़ना है पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर को। प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर 167 तो लगेगा ही लगेगा, साथ में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अगर वो अपने आर्टिकल्स के अंदर ऐड करते हैं, तो उस पॉइंट्स को अगर कोई भी डायरेक्टर सेटिस्फाई कर जाता है, तो उसको ऑफिस को वैकेट करना पड़ेगा। ये पॉइंट सिर्फ प्राइवेट के लिए है, पब्लिक के लिए हमने ऐसा नहीं बोला। और प्राइवेट में लिए भी तब बोला जब आर्टिकल्स में अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो, मेमोरेंडम के अंदर अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो, फिर तब तो डायरेक्टर बोलेगा आई एम क्वालिफाइड, मैं ऑफिस में ही रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं निकाल सकता। तो वो बात तो सही है फिर, तो वही चीज समझाया है। आगे देखिए, लिखा है एक प्राइवेट कंपनी के नॉट सरकमवेंट सेक्शन 169। आप 169 को सरकमवेंट नहीं कर सकते, इसमें क्या है, इसका मतलब समझिए जल्दी से। एक एक चीज समझना बहुत जरूरी है, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हमने आपको बोला था कि अगर सेक्शन नंबर 169 लगेगा, यानी कि अगर आपको रिमूव किया जाता है, रिमूवल ऑफ ए डायरेक्टर, 169 क्या था, रिमूवल। पढ़े नहीं हम लोग, लेकिन हम आपको एक ओवरव्यू बोल रहे हैं, ऊपर समझ लो कि अगर डायरेक्टर को रिमूव किया जाता है एज पर सेक्शन नंबर 169, तो उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा एज पर 167, यू नीड टू वैकेट दी ऑफिस। ये पॉइंट था ना, यू नीड टू वैकेट दी ऑफिस। ये पॉइंट दोनों के लिए है, एक पब्लिक कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है, प्लस प्राइवेट कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। कि अगर आप पब्लिक कंपनी से निकाले जाते हो या प्राइवेट से निकाले जाते हो, तो उस केस में आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको रिमूव किया जा रहा है, यू आर रिमूव्ड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन नंबर 169। और 169 जब भी लगेगा, आपको 167 भी लगेगा, ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी इसको सरकमवेंट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, समझ में आ जाएगा। इन द गाइज ऑफ including additional grounds in its articles for the vacation of office by director under 167(4)। यानी कि बोल रहा है कि प्राइवेट, देखो पब्लिक के पास तो पावर नहीं है, बट प्राइवेट कंपनी के पास हमने अभी पढ़ा एक पावर होता है कि वो अपने आर्टिकल्स में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकता है, जिससे वो अपने डायरेक्टर्स को वैकेट भी करा सकता है और रोक भी सकता है वैकेशन। तो मान लो किसी प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर 169 का प्रोविजन लग गया, तो अगर लग गया 169 का प्रोविजन, यानी कि 169 के तहत उसको रिमूव किया जा रहा है, तो उसको ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा इस पर 167। लेकिन हमने अपने आर्टिकल्स में क्या लिख के रखा है कि 169 लगेगा ना, तो 167 नहीं लगेगा। क्या ऐसा हो सकता है? ये गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते आप। प्राइवेट कंपनी इस तरह का चीज, घटिया चीज नहीं लिख सकता कि अगर हमारा कोई डायरेक्टर रिमूव होता है एज पर 169, तो उसको ऑफिस छोड़ने का जरूरत नहीं है एज पर 167। ये गलत बात है। क्योंकि ये गलत बात क्यों है? क्योंकि 167 के अंदर हमने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि 169 लगेगा तो 167 डेफिनेटली लगेगा। अब 169 लगा और 167 ना लगा, ऐसा नहीं हो सकता। वही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं, सेम चीज कि 169 अगर लग गया तो 167 तो लगेगा। अब अपने आर्टिकल्स में इस तरह का चीज नहीं लिख सकते कि 169 लगा यानी कि आपको रिमूव किया गया एज पर 169, और अब वो ऑफिस को वैकेट नहीं करोगे एज पर 167, ये नहीं बोल सकते आप। ऑफिस तो छोड़ना पड़ेगा, सिंपल बात। 169 लगा तो 167 लग के रहेगा, कुछ भी हो जाए। चाहे आपने अपने आर्टिकल्स में लिखो, किसी में भी लिखो, आई डोंट केयर, यू नीड टू वैकेट। वही चीज यहाँ लिखा है, एक प्राइवेट कंपनी बच नहीं पाएगा 169 से। अगर 169 लगा तो 167 लगेगा, यू नीड टू वैकेट। ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा, डैम, ये छोड़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और अगर प्राइवेट कंपनी आर्टिकल्स में ये सब लिख दे कि 169 लगा तो 167 नहीं लगेगा, यानी कि हम ऑफिस नहीं छोड़ेंगे, इवन हमको रिमूव किया जा रहा है इस पर 169, तो भी हम ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह का चीज आप नहीं लिख सकते। यही चीज समझाया गया कि एक प्राइवेट कंपनी ये चीज नहीं कर सकता कि वो अपने आर्टिकल्स में ये सब चीज लिख के भर दे। ठीक है, आगे देखिए।
Whenever any such additional ground included virtually results in the removal, power in this behalf can only be exercised by the company in general under section 1। बोल रहा है इस तरह का जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप ऐड करते हो, virtually results in the removal of included virtually results in the removal of a director, power in this behalf can only be exercised by the company in general meeting under section number 169। ये 169 समझ में आएगा तब जब आप पढ़ेंगे कि 169 में जब आपको रिमूव किया जाता है एज पर डायरेक्टर, तो उस समय ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। ये सब चीज के ऊपर जो चर्चा है वो जनरल मीटिंग में होगा, ठीक है ना। कंपनी की जनरल मीटिंग में चर्चा होगा कि आपको ऑफिस को वैकेट करना है नहीं करना है। वैसे तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने बोल दिया है। तो उसके ऊपर जो डिसीजन मेकिंग होगा वो कहाँ पे होगा, जनरल मीटिंग के अंदर होगा। वो चीज समझाया जा रहा है, ठीक है। अब एक चार्ट हम आपको बताना चाहते हैं। देखो ये चार्ट ना, एक्चुअली ये लास्ट वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे ना, क्लियर नहीं होगा। हम लोग 167 पूरा पढ़ लिए, पूरा का पूरा ही पढ़ लिए देखा जाए तो। फाइन, पेनल्टीज सब कुछ पढ़ लिए। कौन सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स कौन सी कंपनी ऐड कर सकती है जिसके तहत वो अपने डायरेक्टर्स को वैकेट करने के लिए मजबूर कर सकती है, वो सारा पॉइंट भी हम लोग पढ़ लिए। 164 अट्रैक्ट होता है तो ऑफिस वैकेट करना है। 184 अट्रैक्ट होगा, मतलब 184 कंट्रावीन करोगे तो 167 अट्रैक्ट होगा। ये सब समझा दिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ट्रिपल स्टार दो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक चार्ट हम आपको बना रहे हैं, वो ध्यान से देखना। हमने आपको बोला था कि सेक्शन नंबर 164 अगर अट्रैक्ट करेगा तो सेक्शन नंबर 167 भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना एकदम। तो आपको छोड़ना होगा, वैकेशन ऑफ ऑफिस, ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। कौन सा ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, ये भी एक सवाल है। तो इस सवाल का जवाब यहाँ है, ध्यान से देखो, ठीक है। ये चार्ट हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं तो आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगा। आपको याद होना चाहिए, आपको ये याद रखना है 164 टू में हमने दो चीज पढ़ा था। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न नॉट फाइल्ड फॉर द 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और तीसरा ट्रिपल डी पॉइंट्स। ये हमने पढ़ा था। आपको याद नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर देखो, ठीक है, दोबारा, क्योंकि ये कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो 164 टू के अंदर हमने बताया था कि अगर आप लगातार 3 सालों तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करते हो, और ट्रिपल डी मतलब अगर आप डिबेंचर्स डिपॉजिट्स इनका रिडेम्पशन नहीं करते हो, एक मिनट इसको काट देते हैं ना, अच्छा नहीं लगेगा, मिस कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करते हो लगातार 3 सालों का, डिबेंचर्स डिपॉजिट्स वगैरह रिडीम नहीं करते हो, तो आप डिसक्वालीफाइड हो। ये हम आपको पढ़ाए थे ना, डिसक्वालीफाइड हो एज पर 164 टू। आप डिसक्वालीफाइड हो टू बिकम अ डायरेक्टर, आप उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन नहीं पाओगे, डिसक्वालीफाइड हो। तो आपको ऑफिस भी छोड़ना पड़ेगा। ये कौन बताता है, तो ये बताता है सेक्शन नंबर 167, जो क्या बोलता है, वैकेट, ऑफिस को छोड़ो। कौन सा ऑफिस को छोड़ो, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कौन से ऑफिस छोड़ना है, वैकेट द ऑफिस, कौन सा, ध्यान से देखना हम क्या लिख रहे हैं, नॉन डिफॉल्टिंग, नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी। अभी हम ये क्या बोले, नॉन डिफॉल्टिंग मतलब क्या होता है, नॉन डिफॉल्टिंग का मतलब होता है, मान लो आप एक्स लिमिटेड के अंदर एक डायरेक्टर हो, तन्मय जो है एक्स लिमिटेड के अंदर डायरेक्टर है। एक्स लिमिटेड ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं फाइल किया, एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसके ऊपर लगेगा 164(2)। इसको ऑफिस इस ये डिस्क्वालीफाइड है, तन्मय एक्स लिमिटेड के अंदर ही इज डिस्क्वालीफाइड, ये डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, कौन सा, एक्स लिमिटेड को छोड़ने की जरूरत है, आंसर इज नो, एक्स लिमिटेड को नहीं छोड़ना है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करते हो, यानी कि आपके ऊपर 164(2) लग रहा है, तो आप डिस्क्वालीफाइड तो हो गए अंडर 164(2), लेकिन आपको ऑफिस कौन सा वैकेट करना है, इस ये ऑफिस नहीं वैकेट करना है। ये तो एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड मतलब ये डिफॉल्टिंग कंपनी है। कौन सा कंपनी है, डिफॉल्टिंग, डिफॉल्टिंग कंपनी। ये चार्ट अपना बनाते चलो साथ में। ये डिफॉल्टिंग कंपनी है जिसने डिफॉल्ट मारा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं फाइल किए, एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया, अंडर सेक्शन नंबर 164(2) यू आर डिस्क्वालीफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन दिस कंपनी। बट आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, कौन सा ऑफिस, ये ऑफिस नहीं छोड़ना है, ये डिफॉल्टिंग कंपनी है। तन्मय एक और कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, वाई लिमिट, वाई आर टी, ये सब कंपनीज है। इन कंपनीज के अंदर भी तन्मय डायरेक्टर है। तो सरकार क्या बोलती है, आपको इन ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। क्यों, ये है नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी, नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी।
आपको डिफॉल्टिंग कंपनी के अंदर ऑफिस को वैकेट नहीं करना है, आपको नॉन डिफॉल्टिंग कंपनीज के अंदर ऑफिस को वैकेट करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? प्लीज इसको लिखते चलना। तो 164.2 प्लीज ध्यान दो यहाँ पे। 164.2 क्या होता है? 164.2 दो ही चीज के बारे में बात करता है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किए, आपने ट्रिपल डी पॉइंट्स ट्रिक बताए थे ना, ट्रिपल डी पॉइंट्स, अगर आपने डिवेंचर्स डिपॉजिट्स का रिडेम्पशन नहीं किया, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट अट्रैक्ट हो गया, तो एक्स लिमिटेड के अंदर हमारा एग्जांपल है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं फाइल किए, एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किए, तो ये कौन सी कंपनी हो गई? डिफॉल्टिंग कंपनी। इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर को रहना है, बाकी कंपनीज के अंदर छोड़ना होगा ऑफिस। वही है, तो वाई में छोड़ो, आर में छोड़ो, टी में छोड़ो। समझ में आ गया होगा हम क्या बोल रहे हैं। डिफॉल्टिंग कंपनी के अंदर यू एग्जिस्ट, बट इन द नॉन डिफॉल्टिंग कंपनीज प्लीज लीव। लीव। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल। ठीक है, मान लो इसको हम लोग मिटाते जल्दी से। यही चीज समझाना है। एक बार और एक और एग्जांपल लेते हैं, मजा आएगा, नहीं तो ऐसे मजा नहीं आया। जैसे ये जो है, एक कंपनी है एस लिमिटेड, इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर है तन्मय। इस कंपनी ने डिबेंचर्स का रिडेम्पशन नहीं किया, तो इसके ऊपर लगेगा 164(2), जिसके तहत इस तन्मय को, तन्मय तो डिस्क्वालिफाइड हो गया अंडर 164(2), तो 164(2) लगा तो आपको ऑफिस तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 164 लगा तो ऑफिस तो छोड़ना है। कौन सा ऑफिस? क्या एस लिमिटेड को छोड़ना है? नहीं। तन्मय और भी तीन कंपनीज के अंदर डायरेक्टर है, आर टी ओ। ये तीन कंपनीज के अंदर अगर वो डायरेक्टर है, तो इन तीन कंपनीज को छोड़ना पड़ेगा। ओ को छोड़ो, टी को छोड़ो, आर को छोड़ो। क्यों? क्योंकि इनको माना जाता है नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी। और इस एस लिमिटेड को क्या माना जाएगा? जिसने डिपॉजिट्स का, सॉरी, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन नहीं किया, इसको बोलते हैं डिफॉल्टिंग कंपनी। यानी कि अगर आपका 164(2) अट्रैक्ट होता है, तो आपको ऑफिस तो छोड़ना है एज पर 167, बट कौन सा ऑफिस छोड़ना है? आपको छोड़ना है नॉन डिफॉल्टिंग कंपनीज। नॉन डिफॉल्टिंग कंपनीज के अंदर ऑफिस को वैकेट करना है, ये समझाया गया। क्लैरिटी आ गया होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको हम एक बार अच्छे से क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो मेन आपको जो समझाना था वो यही है। सारा ही क्लीन कर देते हैं। 160 ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी हम आपको एक टेबल बना देते हैं यहाँ पे, जिससे आप क्लैरिटी आ जाएगा। वैसे आप एक भी याद रखोगे तो काफी है, दोनों मत याद रखो, एक ही तरफ याद रखो तो इंपॉर्टेंट है। क्या बताना चाह रहे हैं वो हम आपको समझाते हैं अभी। मेरा कहने का मतलब है, 167 बोलता है वैकेट दी ऑफिस। वैकेट दी ऑफिस। कौन सा ऑफिस? तो 167 दो प्रकार से बोल रहा है। पहला है 164(2), सेकेंड है 164(1). अब आप बोलोगे ये क्या अलग अलग कर रहे हो, 164(1), 164(2)? सीधा बात है, अगर 164 के तहत यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू नीड टू वैकेट द ऑफिस एज पर 167। ऑफिस तो छोड़ना ही है, लेकिन कौन सा ऑफिस छोड़ना है, इसके लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए। तो 164(2) के लिए अलग रूल है और 1 के लिए अलग रूल है। 2 में हमने क्या पढ़ाया कि आपको छोड़ना है, लीव करना है ऑफिस। कौन सा ऑफिस? आपको छोड़ना है नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी। नॉन डिफॉल्टिंग, जो नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी है उसके अंदर आपको ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा, सिंपल। यानी कि अगर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जिसमें तन्मय एक डायरेक्टर है, तन्मय क्या है? एक डायरेक्टर है, ठीक है। और इस कंपनी ने या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न, इन दोनों में से एक फाइल नहीं किया, या ट्रिपल डी पॉइंट्स, डिबेंचर्स वगैरह, इन सब का रिडेम्पशन नहीं किया, तो तन्मय एज अ डायरेक्टर को ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। कौन सा ऑफिस छोड़ना पड़ेगा? एक्स लिमिटेड नहीं छोड़ना है, एक्स लिमिटेड के अंदर कंटिन्यू करो। और मान लो वाई, ओ और एल में तन्मय डायरेक्टर बना हुआ था, तो वाई को छोड़ना होगा, ओ को छोड़ना होगा, एल को छोड़ना होगा, ये समझा रहे हैं हम। ठीक है, नॉन डिफॉल्टिंग कंपनीज जो होती है, उनको, उसके ऑफिस को आपको छोड़ना है। ठीक है, ये समझाया जा रहा है। ओके, एक, तो ये समझ, ठीक है, आपको क्लैरिटी आ गया होगा। और 164(1) में आ रहा है, इसमें क्या बोल रहे हैं? आपको ऑफिस छोड़ना होगा, लीव ऑफिस। ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। कौन सा ऑफिस? डिफॉल्टिंग कंपनी।
जो डिफॉल्टिंग, इस बार उल्टा, डिफॉल्टिंग कंपनी के अंदर आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए हम बोलते हैं एक ही तरफ याद रखो, सिर्फ इसको याद रखो, आपको याद रहेगा। 164 टू अट्रैक्ट हुआ तो आपको नॉन डिफॉल्टिंग कंपनीज को छोड़ना पड़ेगा, जबकि अगर 164 वन लग रहा है तो डिफॉल्टिंग कंपनी छोड़ना पड़ेगा। यानी अगर एक्स लिमिटेड में एक डायरेक्टर है, एक्स लिमिटेड जो है उसमें एक डायरेक्टर एक बंदा तन्मय, तन्मय अगर अनसाउंड माइंड का हो गया तो उस केस में उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। कौन सा ऑफिस? एक्स लिमिटेड, सीधा बात, इसी कंपनी में ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? वैसे तो आप अनसाउंड माइंड के तो सारे ही कंपनीज को छोड़ना पड़ेगा, बट हाँ अभी फिलहाल के लिए समझो एक्स लिमिटेड को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप फ्रॉड के तहत कन्विक्टेड पाए गए तो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। कौन सा? एक्स लिमिटेड को छोड़ना पड़ेगा। जिस कंपनी के अंदर आपने फ्रॉड किया उस कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। आपने कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया, कौन सी कंपनी को नहीं छोड़ना पड़ेगा? एक्स लिमिटेड को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि 164 वन का अगर कोई पॉइंट अट्रैक्ट होता है तो आपको डिफॉल्टिंग कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर 164 टू अट्रैक्ट होता है, यानी कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए, या फिर ट्रिपल डी पॉइंट्स, डिबेंचर्स वगैरह का रिडेम्पशन नहीं किया, तो हम सरकार क्या बोल रही है, जो कंपनी है, जिस कंपनी ने डिबेंचर्स डिपॉजिट्स का रिडेम्पशन नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किया, उस कंपनी के अंदर आपको रहना है। और जो बाकी कंपनीज हैं, बाकी नॉन डिफॉल्टिंग कंपनीज, उनके अंदर ऑफिस को छोड़ना है। दैट इज सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो 164 टू में यही समझाया गया, 167 में सॉरी यही समझाया गया। vacate the office in non-defaulting companies as per section 167 unit 2। vacate the office in the non-defaulting companies जो कहाँ पे आएंगी? 164 टू में। और 164 वन में आपको कौन सा ऑफिस छोड़ना है? जिस डिफॉल्टिंग कंपनी के अंदर छोड़ना है। एक्स लिमिटेड का कॉल मनी नहीं पे हुआ, कॉल मनी कहाँ पे आता है? 164 वन में आता है। कॉल मनी पेमेंट नहीं हुआ तो कौन सा ऑफिस छोड़ना पड़ेगा? मान लो रिलायंस के अंदर हम कॉल मनी नहीं दिए तो रिलायंस छोड़ना पड़ेगा, यही बोला जा रहा है। टाटा के अंदर मैंने कॉल मनी नहीं दिया तो टाटा छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मान लो इधर आ गए, रिलायंस ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किए पिछले 3 साल का, तो हमको कौन सा ऑफिस छोड़ना पड़ेगा? रिलायंस थोड़े छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि 164 टू लग रहा है। ऑफिस तो छोड़ना पड़ेगा इस पर 167, कौन सा? रिलायंस के अंदर मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न्स नहीं फाइल हुए, तो हमने क्या बोला, रिलायंस के अंदर आप कंटिन्यू करिए। मान लो हम दो और कंपनी में डायरेक्टर है, टाटा और एक और कंपनी है मान लो महिंद्रा, तो हमने बोला टाटा छोड़ना होगा, महिंद्रा छोड़ना पड़ेगा, यही बात है। सिंपल बात बोल रहे हैं कि अगर रिलायंस में अगर आप कंटिन्यू करो, क्यों? रिलायंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न्स नहीं फाइल हुए, तो ये हो गया डिफॉल्टिंग कंपनी, इसके अंदर आप कंटिन्यू करो। टाटा महिंद्रा को आप छोड़ दो, यही समझाया जा रहा है। नॉन डिफॉल्टिंग कंपनीज के अंदर आपको यूनिट टू वैकेट, ठीक है। तो ये पूरा क्लैरिटी आ गया 167 का, आपको समझा दिए हम क्या क्या समझना था, मेन मेन चीज सब सारा क्लियर ही होगा। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पूरा का पूरा लाइक करो सबसे पहले तो, क्योंकि देखो बहुत मेहनत लगता है यार, तो पहले पूरा का पूरा लाइक वगैरह करो ताकि आपको समझ में, और अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बताओ कि हाँ मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आया, तो हमको भी पता चलेगा कि हाँ क्या नहीं समझ में आया, तो हम उसके ऊपर और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देंगे, ठीक है ना। तो वैसा कुछ करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।